हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं और आपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रखा है। जहाँ तक मैं सुन पा रहा हूँ अब हर एक स्कूल के अंदर जो है प्री बोर्ड लग रहे हैं, तो प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी करो। जब आप पेपर देने जाएं तो अपने माइंड को स्टेबल रखें और अच्छे से काम करने की कोशिश करें। जो चीज़ें आपको आती हैं उसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए, उनके पीछे मत भागो जो आपको नहीं आता और उसके टीपने के चक्कर में आपको जो आता है उसके लिए आप अपना टाइम ख़त्म कर देते हैं। तो सबसे पहले वो कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है और उसे जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे आपकी मार्किंग उतनी सॉलिड हो जाएगी। फिर जो नहीं आता है 15 या 10 मिनट में टीप लो भी, किसने मना किया है, बस पकड़ में मत आना, है ना। ऑलराइट, चलिए काम करना चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं बच्चों। मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि 20 तारीख तक मैंने बोला था कि मैं लगभग सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, तो जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, तो चैप्टर जो है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना, एवं द्रव्य तरंगे। ये एक छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क को कंप्लीट करता है हमारे लिए। और वो 4 नंबर की मार्किंग कैसे होती है, चैप्टर आपके पास में है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई जिसे हम बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चैप्टर की मार्किंग समझिए। ये बुलेट गई थी, जो भी गई थी, आवाज शायद आ रही होगी आपको। चैप्टर की मार्किंग है 1 + 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर मार्किंग होने का मतलब ये भी है कि बच्चों एक एक नंबर के 2 सवाल आ गए। शुरुआत वाले सवाल हैं जिसमें से एक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, है ना, वस्तुनिष्ठ। एक आपका सामान्य सवाल आ जाएगा। 2 नंबर का सवाल अगर आपकी दशा अच्छी हुई तो न्यूमेरिकल भी दे सकता है, नहीं तो फिर थ्योरी तो आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। आज मैं आपको इस चैप्टर का सारांश के साथ में ही वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा जो आपको अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहले मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेता हूं जो मेरे को लगता है कि 2 नंबर और 1 नंबर में आ सकते हैं। वो नाम मैं आपको लिखा देता हूं ताकि जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है वो शुरुआत का 15 मिनट का भाग देख लें और फिर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जिन्हें सारांश को समझना है फिर वो आगे भी वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक के अंदर छोटी छोटी चीजों को आप याद रखेंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक एक नंबर के सवालों की अगर मैं बात करूं तो छोटी छोटी सी चीजें याद रखें। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो प्रकाश के कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, मतलब प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, एक कणीय और एक तरंगीय। तो कौन सी प्रकृति के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाया जा सकता है, दैट इज कणीय प्रकृति। तो प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित 2 परिघटनाएं, ठीक है, उनके नाम लिखने हैं। तो कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश विद्युत प्रभाव लिख दीजिएगा। इंग्लिश में मैं अगर बोलूं तो मैं ये लिखूंगा, नेम द फिनोमिना, नेम एनी 2 फिनोमिना बेस्ड ऑन द पार्टिकल नेचर और फोटोन नेचर ऑफ लाइट, है ना। फोटोन नेचर के ऊपर कौन कौन से फिनोमिना को डिस्क्राइब किया जाता है। पहला तो प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा कॉम्पटन इफेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। फिर इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा। अब सारे के सारे इंग्लिश में ही लिख देता हूं, हिंदी में आप सभी को वैसे समझ में आ जाएगा, हिंदी वाले ज्यादा होशियार होते हैं इंग्लिश मीडियम वालों से भाई। हाँ, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा भूलनी नहीं है, आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और कौन कौन सी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन देख लो एक बार के लिए। डेफिनेशन में से क्वेश्चन इस चैप्टर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो 3 डेफिनेशन जो नॉर्मली पूछता है, पहली है वर्क फंक्शन। हिंदी मीडियम वालों समझ गए होंगे, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, कार्यफलन। कार्यफलन की परिभाषा नहीं भूलनी है आपको। दूसरा है
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी बच्चों? दहली आवृत्ति, ठीक है। और तीसरी डेफिनेशन है स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब निरोधी विभव, निरोधी विरोधी अंतक स्तब्ध या विक्षुब्ध, स्तब्ध नहीं विक्षुब्ध विभव है ना, ये सारे के सारे एक ही नाम है। अंतक विभव भी इसे कहते हैं, विक्षुब्ध विभव भी इसे कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल है स्टॉपिंग पोटेंशियल, काम खत्म, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ये चीज़ों ध्यान में रखिएगा, है ना। यूनिट ध्यान में रखिए, वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर जूल लिख लीजिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल है वोल्ट ही होगा। यूनिट मतलब मात्रक होता है बच्चों। तो ये परिभाषाएं नहीं भूलनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक। फिर प्रकाश संवेदी, चौथा पॉइंट, प्रकाश संवेदी धातुओं के नाम, नेम ऑफ टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स, है ना। प्रकाश संवेदी धातुओं के नाम ध्यान में रखिएगा, कोई भी दो नाम, जैसे जिंक हो गया, सीजियम हो गया, ये प्रकाश संवेदी है। सोडियम हो गया, प्रकाश संवेदी है। कॉपर भी प्रकाश संवेदी है, ठीक है। तो प्रकाश संवेदी धातुओं के नाम याद रखने हैं आपको। फिर जो भी ग्राफ हैं आपके, है ना, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच में जो पहला ग्राफ था ना, वो ग्राफ ध्यान में रखिएगा। कैसा ग्राफ था? ऐसा समानुपाती वाला ग्राफ था। यहाँ पे प्रकाश विद्युत धारा आई और यहाँ पे इंटेंसिटी, तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा था, ठीक है, कुछ ऐसा जा रहा था, समानुपाती का ग्राफ है ये। फिर पहला ग्राफ ये हो गया। ये सारे के सारे ग्राफ ध्यान में ही रखने हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। निर्भरता पूछ लेता है वो, है ना, डिपेंडेंसी पूछ लेता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की, तो किस किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इसके ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में भी ग्राफ है, वो दो तीन ग्राफ एक साथ बनते हैं ना, अलग अलग पैटर्न हम मान करके चलते हैं तब बनाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। आवृत्ति और अंतक विभव या फिर निरोधी विभव के बीच में ग्राफ है, वो ध्यान में रखिएगा। तो ये तीन ग्राफ डिपेंडेंसी के रूप में आपको याद ही रखने हैं। क्यों? क्योंकि देखो पूरा प्रयोग तो वो पूछता ही नहीं है, प्रयोग बहुत बड़ा हो गया और 2 नंबर मैक्सिमम है यहाँ पर, तो फिर वो कहाँ से सवाल देता है? यहाँ से सवाल देता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, और जिनको ये चीज़ें समझनी है वो आगे वीडियो को कंटिन्यू कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी सवाल बता रहा हूँ जो 1 और 2 नंबर के अंदर आ सकते हैं। फिर एक सिंपल सा पार्ट है बच्चों जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आने के चांसेस जो है मेरे हिसाब से 99% है। ये है आपका आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये भूलना ही नहीं है, किसी हिसाब से मत भूलना इस चीज को। इसके आने के चांसेस सर्वाधिक हैं और इसके आने के चांसेस सर्वाधिक हैं, है ना। ये दोनों चीजें तो आपको वैसे भी दिमाग में रहनी चाहिए। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो अच्छे से देख जाइएगा, 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है। राइट द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड लगा करके कुछ भी दे देगा उसमें, क्या भाई, डिस्क्राइब द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग दिस इक्वेशन, ऐसा। हाँ भाई,
और लास्ट जो है इस चैप्टर का पॉइंट, मैंने वैसे लगभग सारे ही आपको बता दिए, लेकिन छोटे छोटे रूप में आपको दिमाग में रखने हैं, है ना। और लास्ट जो है वो है दी ब्रोगली हाइपोथेसिस। दी ब्रोगली की परिकल्पना, ठीक है, वो ध्यान में रखना। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी होती है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। फिर P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, ये ध्यान में रखो, इसके ऊपर छोटा सवाल पूछा गया है बहुत बार, है ना। तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ध्यान में रखेंगे। क्या बोलता है वो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, मतलब वो तरंगीय प्रकृति के साथ में कणीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से कुछ गतिशील कण ऐसे होने चाहिए जो कि कणीय प्रकृति के साथ में तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये बेसिक पार्ट था जो आपको याद रखना ही पड़ेगा बच्चों। अब चैप्टर को मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि आपको क्या याद रखना है, कैसे कैसे याद रखना है। चलिए अब काम करना चालू करते हैं। जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट देखने थे उनके लिए वीडियो यहीं तक ही है, आपका मेरे हिसाब से काम चल जाएगा। ये चीज़ लेकिन छोड़ मत देना, लगभग मेरे हिसाब से 4 नंबर का पार्ट इन्हीं में से ही कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो अब देखो कहीं से भी आ सकता है, वो पूरे से 4 तो फॉर्मूले हैं इसके अंदर, याद करो और काम खत्म करो, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्रकाश की कणीय प्रकृति पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी बताई मैंने बच्चों। एक तो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और दूसरी है क्या, कॉम्पटन प्रभाव। ध्यान में रखिएगा, ये भूल मत जाना, है ना। फिर इसके बाद में प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा, ये आने के चांसेस हैं 1 नंबर में। प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिभाषा क्या है भाई, कि जब प्रकाश किसी प्रकाश संवेदी धातु पर आपतित होता है, तो पहले आपको प्रकाश की कैरेक्टरिस्टिक भी बता देनी है, वो मैं बता देता हूं, मैं भूल गया था बताना, कि जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी प्रकाश सुग्राही धातु पर आपतित होता है तो उस धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित हो जाना है, या धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। क्या हो रहा है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किस पे आ रहा है, प्रकाश संवेदी धातु या प्रकाश सुग्राही धातु पर आ रहा है, और उस प्रकाश सुग्राही धातु से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए हैं फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इन फोटो इलेक्ट्रॉनों के कारण परिपथ में बहने वाली जो धारा है उसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। परिमाण में बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है, ध्यान में रखो, ठीक है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव हो गया। हाँ, इसके ऊपर एक छोटी सी चीज और थी, हाँ, प्रकाश सुग्राही धातु, प्रकाश संवेदी, ठीक है, धातु। किन्हीं 2 प्रकाश संवेदी धातु के नाम, सबसे पहले सीजियम तो भूलना ही मत, सीजियम, ठीक है, और जिंक। सीजियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, ये सारे के सारे नाम आपको याद रहने चाहिए। एक क्वेश्चन ये और आता है कि क्षारीय धातुएं ही प्रकाश संवेदी धातु हैं, या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्षारीय प्रकृति की बेसिक नेचर वाली जो धातुएं होती हैं उन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि उनके लिए कार्यफलन का मान कम होता है। वापस से क्षारीय प्रकृति की, जैसे सीजियम हो गया, जिंक हो गया, है ना, ये क्षारीय प्रकृति की है, तो क्योंकि इनका कार्यफलन कम होता है, अतः कम ऊर्जा का फोटोन भी इनसे इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करा सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना, कार्यफलन क्या होता है इन धातुओं का, कम होता है, इसलिए इनका उपयोग करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट आते हैं हम इसके ऊपर कि जब ये प्रयोग किया गया बच्चों, तो प्रयोग के अंदर बहुत सारे ग्राफ बने, है ना, तो ग्राफ आपको समझने हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं प्रकाश विद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, आपतित प्रकाश की तीव्रता। क्या होता है बच्चों,
समानुपाती का ग्राफ है, ये बात ध्यान में रखना। इस तरफ तो आप लिखेंगे प्रकाश विद्युत धारा, ठीक है, और इस तरफ आप लिखेंगे तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता। कि जितने फोटोन आते हैं प्रति सेकंड, आने वाले फोटोन जितने ज्यादा होंगे प्रकाश विद्युत धारा उतनी ही ज्यादा होगी। ध्यान में रखना, इस चीज को ध्यान में रखना है हमें। फिर अगला देखिए ग्राफ और क्या है। अब हम देखते हैं प्रकाश विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा वर्सेस आवृत्ति, आवृत्ति नहीं, विभव, पोटेंशियल और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन है। तो यहां पर हम कंडीशन देखते हैं। क्या भाई समझिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है, हम बोल रहे हैं, समझना इस चीज को कि आपतित फोटोन की आवृत्ति समान है, तीव्रता अलग अलग है। समझना क्या भाई, आवृत्ति समान, आपतित फोटोनों की आवृत्ति क्या है, समान है, और तीव्रता क्या है, अलग अलग है। अगर तीव्रता अलग अलग है तो प्रकाश विद्युत धारा भी अलग अलग होगी। कौन सी प्रकाश विद्युत धारा, संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा जो है वो अलग अलग होगी अगर तीव्रता अलग अलग है तो, ठीक है। और आवृत्ति समान है, आवृत्ति का लेना देना निरोधी विभव से होता है, ठीक है। तो आवृत्ति समान है तो सभी के लिए निरोधी विभव समान है। आवृत्ति समान बोल रहा है मतलब निरोधी विभव समान। तीव्रता अलग अलग बोल रहा है, इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा अलग अलग है, मतलब संतृप्त प्रकाश विद्युत धारा अलग अलग है। ये बात ध्यान में रखना है, इसका मतलब धारा से है तो धारा अलग अलग हो जाएगी। समझना अब मैं इस चीज को कैसे देखता हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि दो फोटोन हैं अलग अलग तीव्रता के, आवृत्ति समान है, तीव्रता अलग अलग है। तो पहला फोटोन उसका तो ग्राफ ऐसा ही जाएगा, ये तो सभी को पता है, ठीक है। इसकी तीव्रता I1 है, धारा नहीं है, ये तीव्रता है। धारा तो इस तरफ अपन देख रहे हैं, ठीक है। और ये विभव है, धनात्मक विभव आप लिख सकते हैं, है ना। और ये निरोध विभव। फिर एक और फोटोन आ रहा है जिसकी तीव्रता I2 के साथ में है। अपन बोल रहे हैं कि अगर आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव तो यही, तो उस फोटोन के लिए भी निरोधी विभव यही, लेकिन उसकी अगर तीव्रता अलग अलग है धारा, संतृप्त धारा, ये समांतर होती है, संतृप्त धारा भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ध्यान रखना I2 तीव्रता ज्यादा है किससे, I1 से। I1 और I2 क्या है, तीव्रता है। प्रकाश विद्युत धारा तो यहां पर है, ये प्रकाश विद्युत धारा है, ठीक है। तो जब तीव्रता अलग अलग होगी तो धारा भी अलग अलग दिखाएंगे। आवृत्ति समान है तो निरोधी विभव भी क्या है, समान है, ठीक। अब इसका उल्टा कर दो, इसी चीज का उल्टा कर दीजिए। क्या भाई, आवृत्ति अलग अलग, आवृत्ति अलग अलग करो और तीव्रता क्या रखो, समान रखो। अगर तीव्रता समान है तो अंतिम धारा जो है संतृप्त धारा ये एक ही होगी। आवृत्ति अलग अलग है तो निरोधी विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये ग्राफ कैसा जाएगा वो समझिए। ये तो प्रकाश विद्युत धारा स्मॉल आई है, प्रकाश विद्युत धारा लिख लीजिएगा, इस तरफ विभव लिख लीजिएगा। तो पहले के लिए देखिए ऐसा कुछ मान के चल रहा हूं, ये ग्राफ ऐसा ही जाता है। अब तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं है ना आप सभी को। तो ये ऐसा का ऐसा, इसके लिए निरोधी विभव V01। जैसे ही आवृत्ति को बढ़ाओगे अधिक आवृत्ति के लिए, ये निरोधी विभव अलग हो गया। लेकिन संतृप्त धारा क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि तीव्रता समान है इसलिए संतृप्त धारा समान। आवृत्ति अलग अलग है इसलिए निरोधी विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। पता चल गया। ये इस तरीके से आप लिख कर क्या होगे, इसकी आवृत्ति ν01, इसकी आवृत्ति ν02, और आवृत्ति ν02 ज्यादा है किससे, ν01 से, ठीक है। ये ध्यान में रखो, काम खत्म। पता चला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो डन, ओके। तो इस तरीके से ये ध्यान में रखिएगा, आवृत्ति का लेना देना निरोधी विभव से है ग्राफ में, तीव्रता का लेना देना संतृप्त धारा से है, ठीक है। ऐसा समझिए। फिर
एक और बताया था, क्या भाई, आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ कैसा आ जाता है? आवृत्ति और निरोधी विभव है ना, सी ग्राफ जो है आवृत्ति व निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ भी समानुपाती का ही ग्राफ है, लेकिन ध्यान में रखिएगा आवृत्ति इस तरफ है और निरोधी विभव इस तरफ है। ठीक है, फिर क्या करें, ये ग्राफ ऐसा जाता है कुछ यू, इस तरीके का ग्राफ जाता है। ठीक, इसके ऊपर एक बार सवाल भी पूछा हुआ है जो मेरे को याद आ रहा है, क्या भाई, कुछ ऐसा दे दिया यू, ऐसी दो लाइनें कह दिया, और ये मेटल 1 है और ये मेटल 2 है। ठीक, ये दहली आवृत्ति लिख लो, ν01 और ν02, ये दहली आवृत्तियां हैं। क्या पूछ रहा है, मेटल 1 और मेटल 2 में से, मतलब धातु 1 और धातु 2 में से किसके लिए कार्यफलन ज्यादा है? कार्यफलन किसका ज्यादा है? ठीक है, और किसके लिए दहली तरंग धैर्य बोल रहा है, आवृत्ति नहीं, ज्यादा है, ये पूछ रहा है। ठीक है, दो ग्राफ दिए हुए, एक ग्राफ दिया हुआ है, उस पर पूछ रहा है कि किसका कार्यफलन ज़्यादा है और किसके लिए दहली तरंग धैर्य ज़्यादा है। बहुत सिंपल सा टास्क है बच्चों। क्या भाई, जब आप देखते हैं ये ग्राफ, दोनों का स्लोप एक ही होगा, मतलब दोनों लाइनें होंगी समांतर ही, लेकिन जिसके लिए आवृत्ति इस तरफ आगे की ओर जा रहे हो ना, ये आवृत्ति ज़्यादा होगी, उसके लिए उसका कार्यफलन भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आप पीछे की ओर बनाते हो, इसको ऐसा ड्रॉ करोगे ना पीछे की ओर, तो आप देखोगे ये ज़्यादा दूरी पर काटेगा और ये कम दूरी पर काटेगा, और ये नीचे वाली दूरियां ही कार्यफलन है। ये ν501 और ये 502, ये कार्यफलन होती है इस तरफ वाली। तो हमें पता है कि ये वाली दूरी ज़्यादा है, इसका मतलब ये कार्यफलन ज़्यादा है, ये कार्यफलन कम है। तो फिर किसका कार्यफलन ज्यादा है? आंसर है दूसरी वाली मेटल का कार्यफलन ज्यादा है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना था, कोई कारण वारण नहीं देखना है। ठीक है, ग्राफ से ये बताना है कि किसका कार्यफलन ज्यादा है। तो हमने बोला मेटल 2 का वर्क फंक्शन ऑफ मेटल 2 का कार्यफलन ज्यादा है, किससे? 1 से। पता चल गया, कार्यफलन को ऐसे पता सकते हैं, फाई नॉट लिखते हैं, तो 2 का कार्यफलन ज्यादा है, किससे? इससे। अब कार्यफलन का फॉर्मूले से ही दहली तरंग धैर्य का काम बैठ जाएगा। क्या भाई, हम इसे लिखते हैं h0, और इससे भी मैं लिखूंगा h0, ऐसे लिखूंगा। दूसरे के लिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे पहले के लिए 1, ये तो निशान ऐसा का ऐसा। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, h से h क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब क्या हुआ? आवृत्ति दूसरे की ज्यादा है, दहली आवृत्ति। ठीक है, चलो अब आवृत्ति और संबंध किसमें? तरंग धैर्य में। c डिवाइडेड बाय लैम्डा लिखूं क्या ऐसा? इसके लिए 0.2 और इसके लिए 0.1। डन, पता चल गया। अभी भी ये ऐसा ही है। c से c कैंसिल। लेकिन अब ये 1 लैम्डा है। अब अगर इसको उल्टा करो, मतलब लैम्डा 0.2 को उल्टा करूं और इसको लैम्डा 0.1 बना दूं, उल्टा कर दिया, तो अब ये चिन्ह भी चेंज हो जाएगा। अब ये चिन्ह ऐसा हो जाएगा। सीधी सी बात है, आवृत्ति और तरंग धैर्य तो उल्टे चलते हैं। अगर ये आवृत्ति ज्यादा है तो इसकी तरंग धैर्य क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना कि दूसरे की तरंग धैर्य कम है, पहले की तरंग धैर्य ज्यादा है। तो तरंग धैर्य किसकी ज्यादा है? मेटल 1 की, दहली तरंग धैर्य। और कार्यफलन किसका ज्यादा है? मेटल 2 का कार्यफलन ज्यादा है। ठीक है, ये सवाल आ चुका है बोर्ड में बच्चों, ध्यान में रखिए। हो गया, चलो अब इसके बाद में है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये डन है ना बच्चों, ये भूल मत जाना देवताओं, ये भूलना नहीं है। अब आता है चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण।
आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण जो आपको एग्जाम में लिख करके आना है वो ध्यान में रखो, मैं जो एग्जाम में बता रहा हूं वो लिखना है। ये लिखोगे आप h न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ये एग्जाम में लिख करके आओगे। अगर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर का पूछ ले कि आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो तो आपको यही लिखना है बच्चों, h न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। अभी आता कैसे है वो देख लो एक बार के लिए। हम बोलते हैं आइंस्टीन ने क्या, हमने क्या बोला रे भाई, आइंस्टीन ने बोला कि आपतित फोटोन की ऊर्जा, ये एक फोटोन की ऊर्जा है, आपतित फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। ये E क्या है, आपतित फोटोन की ऊर्जा, फाई नॉट तो कार्यफलन और ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है। ये बात और ध्यान में रखो, कार्यफलन किसकी प्रॉपर्टी है, धातु की। अगर धातु एक है तो कार्यफलन भी एक होगा। जैसे ऐसे बोल दे कि ये तांबे की प्लेट है, एक किसकी, कॉपर की, है ना, और एक ये भी कॉपर की प्लेट है, ठीक है, तो फिर किसका कार्यफलन ज्यादा होगा। तो ऐसा मत कर देना ये बड़ी है तो कार्यफलन ज्यादा है, अरे भैया बनी तो कॉपर की है, बनी कॉपर की, तो दोनों का कार्यफलन समान होगा। क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं है, लंबाई चौड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है, प्रकृति से, पदार्थ की प्रकृति से, ठीक है। पदार्थ अलग अलग होंगे तो कार्यफलन अलग अलग होगा, लेकिन पदार्थ ही सेम है तो फिर कार्यफलन भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ, तो ये ध्यान में रखो, ये बोला था भाई आइंस्टीन ने कि ऐसा होना चाहिए कि आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। हाँ, अब ये क्या होती है, ये तो होता है एच न्यू, प्लांक ने बताया था, ये है एच न्यू नॉट और ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है। इसको उठा करके इधर लेकर के आए तो ये एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, ठीक है, मार दिया मच्छर। एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, यही तो था, ठीक, क्लियर। चलो अब इसकी सहायता से आपको क्या करना है, प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाना है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सारी चीजें लिख देना, सारी जो आपको याद है। क्या क्या याद था भाई, मेरे को एक चीज तो ये याद थी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है, कब, जब ये आवृत्ति इससे कम है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपतित फोटोन की आवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए किससे, दहली आवृत्ति से, ठीक है, या आपतित फोटोन की ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए किससे, धातु के कार्यफलन से, तभी जाके प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव होता है। किसने बताया भाई, किसने, सॉरी आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। हाँ, क्यों, कैसे, क्योंकि देखो अगर ये कम है, उल्टा कर दो, मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो ये ज्यादा करोगे तो फिर ये मान कैसे आएगा, ऋणात्मक, मतलब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक। और गतिज ऊर्जा भैया कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक है, गतिज ऊर्जा नहीं होती, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किसी भी चीज की ऋणात्मक संभव नहीं है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव होगा, ठीक है। दूसरा, ये जो प्रकाश विद्युत धारा है वह आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती। देखो कहीं पे भी धारा नहीं आ रही, ठीक, तो ये बात ध्यान रखना। प्रकाश विद्युत, संतप्त प्रकाश विद्युत धारा जो है वह आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती, यह आपतित फोटोनों की संख्या, प्रति सेकंड आपतित फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। इस चीज को और ध्यान में रखेंगे, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा क्या, ये भी बताता है कि किसी धातु पर आने वाले फोटोन की ऊर्जा संपूर्णतः यदि धातु को दे दी जाए तो धातु से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त हो जाता है, ठीक है। कंडीशन अप्लाइड, दो फोटोनों की ऊर्जा नहीं, एक ही फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। यही कारण है कि फोटोन के आने और इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने में किसी तरीके की समय पश्चता नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। तो हम इसी के अनुसार कहते हैं बच्चों, मतलब आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ही कह पाते हैं कि आपतित फोटोन और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, है ना, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के मध्य किसी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती, टाइम लैगिंग नहीं होता। ये किससे बताया, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव से बताया,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखो, काम बैठ जाएगा, इससे ज़्यादा काम नहीं करना हमें। हाँ, आगे चलते हैं। आगे क्या भाई, फोटोन के लिए चीजें ध्यान रख लीजिएगा। फोटोन क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान रहित होता है, आवेश रहित कण है, द्रव्यमान रहित आवेश रहित कण है, ठीक है। विराम द्रव्यमान फोटोन का कितना होता है, 0 माना जाता है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चूंकि निरावेशित है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि यह जो है ना तो विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित होता है, ना ही चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है। किसी भी फोटोन की ऊर्जा जो है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, और कितनी होती है, h न्यू के बराबर होती है। फोटोन माध्यम में प्रकाश के वेग से गति करता है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। चलो, हाँ, अब है अंतिम क्या भाई, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या थी वो समझिए। तो डी ब्रोगली ने बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश द्वैत प्रकृति को स्पष्ट करता है, अर्थात प्रकाश तरंगीय प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार कुछ गतिशील द्रव्य कण, वर्ड ध्यान रखिए, कुछ गतिशील द्रव्य कण ऐसे होने चाहिए जो कि कणीय प्रकृति के साथ साथ तरंगीय प्रकृति को भी प्रदर्शित करे, ठीक है। यह हाइपोथेसिस थी, मानना ही था सर, जिसे डेविसन जर्मर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया। हाँ भाई देखो क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला, समझना इस चीज को, डायरेक्ट फोटोन के लिए बात करता हूँ। फोटोन की एक ऊर्जा तो प्लांक ने दी थी और एक ऊर्जा आइंस्टीन के mc² से देते हैं, ये दोनों बराबर होने चाहिए भैया। तो एक ही तो चीज़ है, फोटोन की तो बात करें, फोटोन की ऊर्जा ये भी है, फोटोन की ऊर्जा ये भी है। हाँ चलिए काम करो, ये क्या hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, और ये mc², एक c से एक c कैंसिल, तो ये हुआ h डिवाइडेड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू mc, है ना। द्रव्यमान गुणा वेग, फोटोन का वेग तो वैसे भी प्रकाश का वेग ही होता है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है बच्चों, समवेग होता है। डन। ये किसके लिए, फोटोन के लिए, बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, फोटोन में काम करता है ये चीज, है ना। चलिए अब आगे देखिए, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, h डिवाइडेड बाय p होगा। अब ये सूत्र अगर फोटोन के लिए, प्रकाश के लिए लागू है, तो इसका मतलब ये द्रव्य कणों के लिए भी लागू होना चाहिए। आइंस्टीन ये बोल रहा है कि अगर प्रकाश ऐसा कर सकता है तो फिर कुछ गतिशील द्रव्य कण भी ऐसा कर सकते हैं, तो ये द्रव्य कणों के लिए भी लागू है। चलो द्रव्य कणों के लिए क्या होगा, तो ये बात और ध्यान में रखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय mv भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इतना ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, एग्जाम में इससे ज़्यादा आना भी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आगे वाले भाग को हटा दिया, ठीक है। आप चाहें तो एक फॉर्मूला और याद रख लो, गतिज ऊर्जा से √2m के, ठीक है, √2m के, और ध्यान में रख लो, के क्या है, गतिज ऊर्जा है, ध्यान में रखेंगे, है ना। चलो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन सभी के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ये तो हटा दी है, तो कोई फायदा ही नहीं है उस चीज़ का, तो समझ गए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। हाँ, ये जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से संबंधित जो क्या कहते हैं इसको, तरंगे हैं, उन्हें डी ब्रोगली तरंगे या फिर द्रव्य तरंगे कहते हैं, और ये द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य है, ठीक। हाँ हो गया, ये इतना ही था, चैप्टर ही इतना था, ठीक, पता चल गया ये। तो थोड़ा सा आपको अब ध्यान में रखना ही पड़ेगा, चीज़ें बहुत सिंपल है इस चैप्टर की। मैं आपको न्यूमेरिकल और करवा दूंगा, एक न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, P इज इक्वल्स टू स्मॉल n इंटू ई, ये फॉर्मूला और ध्यान में रखिएगा। P क्या है, स्रोत की शक्ति है, ठीक है, और n क्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, n क्या है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले फोटोनों की संख्या, और ये क्या है, एक फोटोन की ऊर्जा है। तो किसी भी सिस्टम के लिए जो शक्ति होती है वो कुछ n इंटू ई के कॉन्सेप्ट से दी जाती है, इस चीज़ को ध्यान में रखो। चलो मैं इतना ही कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। आज के लिए
इतना ही है बच्चों। चैप्टर का मेरे हिसाब से आपको ब्रीफ भी मिल गया होगा, जो जो चीज़ आपको याद रखनी है वो भी आपको पता चल गई होगी। और क्या करना है आपको, ये देखना है, ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। आगे वाले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करवा दूंगा। क्वेश्चंस का मतलब जो लास्ट ईयर आ चुके हैं ना, उनको अपन सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में, मतलब जिनको वाकई में अभी भी ज़रूरत है, बहुत सारे बच्चे अभी भी नए जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि उन तक एग्ज़ाम से पहले पहले ये अगर चैनल पहुँच जाता है तो शायद उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। हाँ, बहुत सारे बच्चों को अभी भी नेक्स्ट वाले वीडियो में छोटा सा बना करके बोल दूँगा। चलो इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।